नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे बिहार का ज्योग्राफी। ठीक है, उसमें आज का हमारा ये आखिरी टॉपिक है बिहार की ताप विद्युत परियोजनाएं। और भी अगर कोई टॉपिक बचा रह गया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, उसे मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, लगभग मैंने सारा टॉपिक कवर कर दिया है, तो आइए इसको भी कवर कर लेते हैं। बिहार में आधारभूत संरचना। बिहार में आधारभूत संरचना का तात्पर्य कुछ बुनियादी सुविधाओं जैसे कि बिजली, पानी, सिंचाई, पेयजल तथा सड़क, पुल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि की सुविधा से राज्य में विकास के लिए सड़क, सिंचाई और बिजली की स्थिति का मजबूत होना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो देखिए, अगर सड़क नहीं होगा तो वो शहरों तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बिजली नहीं होगी तो फिर सिंचाई कैसे होगा? प्रतिकूल समय में जब बारिश नहीं होगा तो सिंचाई नहीं होगा तो खेती नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। बिजली उत्पादन का वितरण व्यवस्था को संविधान की समवर्ती सूची में डाला गया है। समवर्ती सूची कहां पे है? शेड्यूल 7। ठीक है, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट, ठीक है, ये तीनों लिस्ट दिया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में विद्युत आपूर्ति मुख्यतः निजी तापगृह में से होता था। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में जो विद्युत की आपूर्ति होती थी वो किसी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा होती थी। वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अति विलंब से विद्युत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, तथा अपने संयंत्र स्थापना में पिछड़ जाने से बिहार में परियोजना लागत में भारी वृद्धि हुई और प्रारंभ से ही उत्पादन वितरण विद्युत मांग का अंतराल बना रहा। मतलब डिमांड अगर 100 वाट का है तो आपूर्ति हो रही है 40 वाट। ठीक है, तो ये जो बहुत बड़ा गैप रहा शुरुआत से ही बिहार में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 15-16 के अनुसार वर्ष 2018 और 19 तक बिहार राज्य में बिजली की मांग लगभग 8,774 मेगावाट, सौर ऊर्जा के वार्षिक 6,175 करोड़ यूनिट के आसपास होना अनुमानित है। ठीक है, बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 3 प्रमुख अभिकरण वर्तमान उत्पादन योजना के मुताबिक 2018-19 तक 6,521.30 मेगावाट, जिसमें 312 मेगावाट बिजली पारंपरिक ऊर्जा से तथा 6209.30 मेगावाट पारंपरिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 3 प्रमुख अभिकरण कार्यशील हैं: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक है, ये कोल के द्वारा होता है और ये वाटर के द्वारा होता है और ये रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के द्वारा, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की मूल रूप में स्थापना विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 5 के तहत 1 अप्रैल 1958 को हुई थी और उसे बिहार में विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण तथा संबंधित गतिविधियों के लिए अधिदेशित किया गया था। मतलब कि विद्युत उत्पादन उसको बढ़ाने के लिए, लोगों को कनेक्शन देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन विस्तार करने के लिए तथा उससे संबंधित जितने भी गतिविधियां हैं उसके निपटारा के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, तो नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना 2012 के तहत बोर्ड को 5 कंपनियों में बांट दिया गया है, जो 1 नवंबर 2012 से प्रभावी है। यह कंपनियां हैं। ठीक है, अब इस बोर्ड को 5 कंपनियों में बांट दिया गया है। जैसे ये विद्युत राज्य हो गया, विद्युत बोर्ड। अब इसको 5 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक होल्डिंग, एक वितरण, एक उत्पादन। ठीक है, उसी तरह सब जगह, और फिर कुछ क्षेत्रों में अलग, जैसे कि दक्षिण बिहार में अलग दिया गया है। जैसे बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसे होल्डिंग कंपनी कहा जाता है, फिर बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी, फिर बिहार राज्य विद्युत उत्पादन, फिर दक्षिण बिहार विद्युत उत्पादन। ठीक है, फिर बिहार विद्युत वितरण कंपनियां। ये 5 तरह की कंपनियों में बांटा गया है। ठीक है, जिससे कि विद्युत की आपूर्ति आसानी से हो सके, जिससे एक किसी कंपनी पे लोड न बढ़े। इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, बिहार में ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों की भूमिका और दायित्व। बिहार राज्य जल विद्युत कंपनी लिमिटेड 4 कंपनियों: बिहार राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, उत्तर बिहार
विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी की होल्डिंग कंपनियां हैं। ठीक है, इतनी कंपनियां जो है वो इसके अंतर्गत आती है, बिहार राज्य जल विद्युत कंपनी लिमिटेड में। ठीक है, अब इसे देखते हैं। पूर्ववर्तित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है और संपत्ति के हित अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए हैं। कंपनी मुख्य निवेश करने वाली कंपनी है। यह उनकी गतिविधियों को समन्वय और विवादों का निपटारा करेगी तथा उन्हें सारा आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड उत्पादन केंद्रों के निर्माण, संचालन एवं रखरखाव तथा संबंधित तमाम मामलों में विद्युत उत्पादन में लाएगी। अपनी सहायक कंपनियां सहित अन्य कंपनियों का संबंध में सुझाव देने के लिए जवाबदेह है। इस क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में कि क्या विकास होना चाहिए, कितनी आपूर्ति हो रही है, इसमें जो गैप है उसे कैसे फुलफिल करना है, या फिर जो करंट लॉस हो रहा है, जो करंट ट्रांसफर हो रहा है वो लॉस हो रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। जैसे कि पहले खुले वायर में घरों में एक जगह से दूसरी जगह पे वायर 440 वोल्ट वाला जाता था, वो खुले में, अब देखिए वो रैप्ड रहता है। ठीक है, तो ये चेंजेज आए हैं जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर का जो लॉस होता है वो कम हो सके, जिससे हम जनरेट करने में कम लागत लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए जवाबदेह है। उसे पूर्ववर्तित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचार विषय परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है और संपत्ति के हित अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए हैं। यह कंपनी अंतरराज्य संचरण संबंधी गतिविधियों का योजना निर्माण और समन्वय करेगी और उत्पादन केंद्रों से बाहर केंद्रों तक बिजली के सुगम संचार के लिए अंतरराज्य संचरण लाइनों की कुशल किफायती व्यवस्था विकसित करेगी। ठीक है, उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, सभी यही दो कंपनियां हैं मेनली बिहार में जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चाहे नॉर्थ बिहार का, ये नॉर्थ बिहार का जो कंपनी है, और साउथ बिहार का साउथ बिहार का। तो सभी उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण, बिजली का व्यापार, ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन विद्युत अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध शुरू करने का काम करेगी। बिजली की खरीद बिक्री के लिए तथा अन्य स्रोतों के लिए निविदा जारी करेगी, उन्हें अंतिम रूप देगी यही बिजली बोर्ड। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनियां जो है। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत उत्पादन कैसे कैसे होता है। तो विद्युत उत्पादन, बिहार में बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है निरंतर। एक तो बिहार बिजली आपूर्ति के लिए पूरी तरह केंद्र सरकार पर निर्भर है। हालांकि राज्य में दो बड़ी विद्युत उत्पादन इकाइयां हैं। वर्तमान में केंद्रीय कोटा के अंतर्गत बिहार का आवंटन 2810 मेगावाट है, जिसमें से औसतन 2300 से 2600 मेगावाट बिजली उपलब्ध होती है। ठीक है, 2810 मेगावाट का कोटा है बिहार के लिए, लेकिन उसमें से मात्र 2300 से 2600 मेगावाट बिजली उपलब्ध होती है बिहार के लिए। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार 2015 में राज्य में बिजली की उपलब्धता 3704.63 मेगावाट की। राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जितनी डिमांड है उतनी आपूर्ति नहीं हो रही। बिहार लगभग पूरी तरह ताप विद्युत ही निर्भर है। ठीक है, अब देख लेते हैं केंद्रीय विद्युत केंद्रों में विद्युत आवंटन। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ये रेड करना भूल गया, ये जैसे ये चारों राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, ये दोनों जो है पीएससी है, और ये दोनों जो है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम है। ठीक है, तो फरक्का सुपर ताप विद्युत केंद्र जो है वो 1600 मेगावाट का क्षमता रखता है, लेकिन इसकी आपूर्ति होती है मात्र 466.40, जो मात्र 29.15% है। तलचर सुपर ताप विद्युत केंद्र जो है वो 1000 का क्षमता रखता है, 1000 मेगावाट का, जिसमें मात्र आपूर्ति होती है 397.90, जो मात्र 39.79 है। ठीक है, फिर कहलगांव सुपर ताप विद्युत केंद्र 1 जो है वो 840 क्षमता रखता है, 840 मेगावाट का, जिसमें 338.27 मेगावाट की आपूर्ति है, लगभग 40.27%। ठीक है, कहलगांव सुपर ताप विद्युत केंद्र द्वितीय जो है वो 1500 वाट का क्षमता रखता है, जिसमें मात्र 100 मेगावाट की आपूर्ति होती है, जो मात्र 6.67% है। अब पीएससी देख लेते हैं। टाला जल विद्युत केंद्र, ठीक है, जिसमें 1020 मेगावाट की क्षमता है, जो मात्र 260.10 मेगावाट की आपूर्ति करता है, जो 25.50% है। ठीक है, उसके बाद
चूखा जल विद्युत केंद्र जो 270 मेगावाट का क्षमता रखता है, जिससे मात्र 80 मेगावाट की आपूर्ति होती है, जो 29.62% है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अंतर्गत दो आते हैं, रंगित जल विद्युत केंद्र जो 60 मेगावाट की क्षमता रखता है, जो मात्र आपूर्ति जो करता है 21 मेगावाट का 35%, ठीक है। फिर तीस्ता जल विद्युत केंद्र जो है वो क्षमता तो रखता है 510 मेगावाट का, लेकिन आपूर्ति करता है मात्र 108.43 मेगावाट, जो 21.26%, ठीक है। इसे 2-3 बार पढ़ लीजिएगा जिससे याद हो जाए, इससे कभी कभी बीपीएससी में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं 2015 नवंबर बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार में 3 विद्युत उत्पादन संयंत्र बचे हैं, ठीक है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र, बरौनी ताप विद्युत केंद्र राज्य क्षेत्र का अकेला विद्युत केंद्र है। इसका निर्माण 3 चरणों में हुआ था। इसमें 7 इकाइयां हैं, जिनमें से छठी और 7वीं इकाइयां ही चलने के लिए उपलब्ध है, ठीक है। इसका निर्माण होने में 3 चरण लगा था, जिसमें 7 यूनिट थी, जो मात्र अभी वर्तमान में 7th और 6th जो है वो कार्य करने के लिए उपलब्ध है। संप्रति जीर्णोद्धार एक आधुनिकीकरण कार्य के बाद ही कई 6 और 7 में से एक इकाई नवंबर 2013 में चालू हो गई। 581.2 करोड़ रुपए के वैसे इनके जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्यों की जवाबदेही BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, पर है। इसके अलावा वर्तमान इकाइयों के साथ साथ 250 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों की स्थापना भी प्रस्तावित है। मुजफ्फरपुर, ये याद रखिएगा, बरौनी ताप विद्युत केंद्र है, ये मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केंद्र है, और कोसी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केंद्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की पूर्णता अंगीभूत कंपनी काटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड ने मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केंद्र की 110 मेगावाट की 2 इकाइयों का अधिग्रहण कर लिया। काटी बिजली उत्पादन निगम में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 64.57% और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी की शेष 35.43% इक्विटी है, ठीक है। अब कोसी जल विद्युत केंद्र के बारे में देख लेते हैं। तो कोसी जल विद्युत केंद्र में 4.8 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं। इसका निर्माण 1970 से 78 के बीच हुआ था और बिहार राज्य जल विद्युत निगम 2003 में स्थानांतरित किया गया था। राज्य में ऊर्जा की जरूरत निकट भविष्य में तेजी से बढ़कर 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक पहुंच जाने की आशा है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत केवल 117 किलोवाट, राष्ट्रीय औसत जो है वो 813 है, ठीक है। देखिए कितना बड़ा गैप है, 813 जो है राष्ट्रीय औसत है और अभी बिहार में मात्र 117 है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। बिहार के ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में ताप विद्युत एवं जल विद्युत ही प्रमुख है, ठीक है। अब बिहार की ताप विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो बरौनी ताप संयंत्र बिहार राज्य विद्युत परिषद का दूसरा बड़ा सेंटर बरौनी में स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। इसकी 750 मेगावाट क्षमता प्रक्रिया आरंभ है। इस संयंत्र के द्वारा उत्तरी बिहार को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। फिलहाल में उत्पादन क्षमता का प्रयोग 15% से 20% तक ही हो पाता है। काटी ताप संयंत्र मात्र इसमें देखिए 15 से 20% ही उत्पादन होता है। काटी ताप संयंत्र मुजफ्फरपुर का ताप संयंत्र काटी नामक स्थान पर है, इसलिए इसको कहा जाता है काटी ताप संयंत्र। यह बिहार राज्य विद्युत परिषद की तीसरी सबसे बड़ी यूनिट है, जिसकी उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है, लेकिन अभी तक 30% से अधिक क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाया है। काटी थर्मल पावर स्टेशन का नाम जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा। जो काटी थर्मल पावर स्टेशन है उसका नाम ही जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन है। अब पटना ताप संयंत्र के बारे में देख लेते हैं। यह पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से दक्षिणी करबिगहिया में स्थित है, जो राज्य विद्युत परिषद के अधीनस्थ है। राज्य विद्युत परिषद के अधीनस्थ तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना की स्थापना स्वतंत्र निकाय के रूप में किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कहलगांव ताप विद्युत परियोजना। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC के अधीन भागलपुर के कहलगांव नामक स्थान पर रूस की सहायता से बनाए गए इस ताप विद्युत घर में
1992 से उत्पादन शुरू है। कहाँ? कहलगांव, ठीक है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना जो भागलपुर में है। अब नवीनगर ताप विद्युत गृह, एनटीपीसी, बीएसआईबी और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से नवीनगर जो औरंगाबाद में स्थित है 1980 मेगावाट ताप की विद्युत गृह की कुल क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। औरंगाबाद ताप विद्युत परियोजना राज्य सरकार द्वारा 1320 मेगावाट के औरंगाबाद में बिजली घर के प्रस्ताव को दिसंबर 2009 में मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा की प्राय ट्राइट्रोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के सहयोग से औरंगाबाद जिले के कोचर गांव के बारुण में स्थापित होने वाला बिजली घर है, जिसमें 660 मेगावाट की 2 यूनिट बनाई गई, 660 का, ठीक है। तो टोटल कितना होगा? 1320, ठीक है। तो बिहार की जल विद्युत परियोजना, राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं का विकास पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम की स्थापना के साथ हुआ। 1953 में तिलैया, जो अब झारखंड में है, राज्य का पहला जल विद्युत संयंत्र काम करने लगा था, जब बिहार और झारखंड एक था, ठीक है। वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कोसी नदी पर भीमनगर के पास स्थित कोसी बैराज के समीप कटैया में 20 मेगावाट क्षमता वाला जल विद्युत गृह स्थापित किया गया, ठीक है। कोसी जल विद्युत परियोजना वर्तमान बिहार राज्य की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। इस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नेपाल तथा भारत के सहयोग से 1953 में किया गया था। इस परियोजना का रखरखाव राज्य सरकार के अधीन है, ठीक है। ये परियोजना स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, ठीक है, और यह सुपौल जिले में स्थापित है, ठीक है। बिहार राज्य की जल निगम लिमिटेड, जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना राज्य में जल विद्युत संभावना दोहन के लिए किया गया था, ठीक है, कि जो जल से हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन कर सकें, इसी की संभावनाओं को देखते हुए बिहार राज्य जल निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही निगम में बड़ी जल विद्युत परियोजना की संभावना चिन्हित की गई, ठीक है। इस परियोजना के निर्माण के लिए ये याद रखिएगा 11th 5-year प्लान, ठीक है, ये याद रखिएगा 11th 5-year प्लान। इस परियोजना के निर्माण के लिए फ्रांसीसी विकास अभिकरण से ऋण लेने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो 1987 से ही लंबित है, जल संसाधन विभाग बिहार राज्य विद्युत निगम में इस परियोजना पर काम शुरू किया है। अब देख लेते हैं बिहार में कार्यशील लघु जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना जो वाल्मीकि नगर में है, जो पश्चिम चंपारण, जिसका क्षमता है 15 मेगावाट। उसके बाद सोन पश्चिम संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना डेहरी रोहतास में है, जो 6.6 मेगावाट का है। उसके बाद सोनपुरी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना बारुण में है, जो औरंगाबाद में है, ठीक है। ये भी याद रह जाए तो बहुत है, ठीक है, ये क्षेत्र ही याद रह जाए, ये नहीं भी याद रह पाएगा तो भी कोई बात नहीं। कोसी जल विद्युत केंद्र कहाँ है? सुपौल में, जो 19.2 मेगावाट का है। उसके बाद अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना जो है अरवल में है, जो 1 मेगावाट का है। फिर डेलाबाग लघु जल परियोजना जो है वो हरदा से है, जो मात्र 1 मेगावाट का है। फिर नासरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना जो है वो रोहतास में है, जो 1 मेगावाट का है। फिर त्रिवेणी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना जो है वो पश्चिम चंपारण 1 मेगावाट का है। फिर जयनगर लघु जल विद्युत परियोजना जो है रोहतास 1 मेगावाट का है। फिर सेवाड़ी लघु जल विद्युत परियोजना जो है वो रोहतास 0.5 मेगावाट का है, ठीक है। फिर सिरखिंडा लघु जल विद्युत परियोजना जो है वो रोहतास में है और वो 0.7 मेगावाट का है। और अरवल का जो लघु जल विद्युत परियोजना है वो अरवल में है और वो भी 0.5 मेगावाट का है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण लघु जल विद्युत परियोजनाएं, जिसे ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं त्रिवेणी पन बिजली घर के अतिरिक्त सिरखिंडा जो रोहतास में है, अगनूर, ढेलाबाग, जयनगर एवं नासरीगंज में प्राय 1-1 मेगावाट क्षमता के 3 लघु जल विद्युत परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, ठीक है, जो इसका काम पूरा हो चुका है। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर कॉरपोरेशन के तत्वावधान में रोहतास जिला के अंतर्गत सिरखिंडा में निर्मित पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है, जबकि इसके लिए नाबार्ड क्या है, कोई कमेंट में मुझे बताइए। नाबार्ड ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। ठीक है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण देश में कोयला संसाधनों की अनुप्रबंधन और कोयले की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमत को देखते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर पारंपरिक स्रोत की खोज और उनका विकास काफी आवश्यक हो गया है। राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग वाली परियोजनाओं के विकास का दायित्व बिहार राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण पर है। ठीक है। इसी का दायित्व है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सके, उत्पादन किया जा सके। तो वर्ष 2011-12 में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु बिहार सौर ऊर्जा योजना के तहत 10 प्रखंडों में 2 अश्व शक्ति या मतलब कि हॉर्स पावर, उसको अश्व शक्ति बोल देते हैं, 1.8 किलो अवर क्षमता के 560 सौर पंप लगाने का प्रस्ताव था, जहां दल स्तर से 2 से 5 मीटर के बीच था। ठीक है। राज्य में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए सिमुलतला जो जमुई में है और लालगंज जो वैशाली में है, वायु गति मापन अध्ययन का काम समाप्त कर चुका है और बोधगया, रक्सौल, अधौर तथा मुंगेर में काम जारी है। इससे भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा बिहार में। राज्य में बायोमास ऊर्जा की भारी संभावना को ध्यान में रखकर, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा डेयरी है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गाय भैंस पाले जाते हैं। ठीक है। तो बायोगैस के लिए जो आवश्यक उपकरण है, जो जरूरी चीजें हैं, वो उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है। इसी के लिए कहा जा रहा है राज्य में बायोमास ऊर्जा की भारी संभावना को ध्यान में रखकर निजी उपयोग के लिए शीतगृह और रोलिंग मिलों में लगभग 6 मेगावाट उत्पादन क्षमता के बायोमास गैसीफायर लगाए गए हैं। इसके अलावा 2 से 3 गांव के संकुलों में सार्वजनिक निजी साझेदारी के साथ, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, भी 20 बायोगैस गैसीफायर लगाए गए हैं। अब देख लेते हैं पानी। सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण राज्य में कुल बुआई क्षेत्र के 57% में ही सिंचाई होती है, जो मानसून से प्राप्त जल पर निर्भर होते हैं। राज्य में 75 से 80% ही वर्षा मानसून के दौरान ही होती है वर्षा। ठीक है। राज्य की 63% सिंचाई ट्यूबवेल से होती है। ये कुछ आंकड़े याद रखिएगा। ठीक है। 63% सिंचाई जो होता है वो ट्यूबवेल से होता है तथा 30% नहरों से, और जल की 7% चिंताओं की जरूरत अन्य स्रोतों से पूरी होती है। पेयजल की समस्या न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर दक्षिणी बिहार में, क्योंकि यहाँ सूखा पड़ता है, के विभिन्न इलाकों में बढ़ती जा रही है। ग्रीष्म काल में जब नदियों के जल तथा भूमि जल का स्तर नीचे चला जाता है तो यह समस्या और गंभीर हो जाती है, खास के मई जून में। ठीक है। मई जून जुलाई, जब तक बारिश ना हो जाए, मानसून ना हो जाए। अब सड़क के बारे में देख लेते हैं। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 तक निर्माण विभाग बिहार सरकार के अनुसार सितंबर 2013 तक 1,40,220 किलोमीटर थी। बिहार के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मात्र 189.5 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 357.8 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। इसमें भी बहुत डिफरेंस है। ठीक है। 189.5 से 357.8। ठीक है। जहां ये नेशनल है, ये स्टेट का एवरेज है। ठीक है। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई 209.5 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत 131.8 से, यहाँ पे ये ज्यादा है, किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर से काफी आगे है। ठीक है। बिहार में सड़कों की अद्यतन स्थिति। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई जो है 1,40,220 किलोमीटर है। प्रति लाख की आबादी पर कितने सड़कें हैं? तो मात्र 189.5 किलोमीटर है। राष्ट्रीय उच्च पदों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4595 किलोमीटर, जो सितंबर 2015 में। अब ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? 1,22,598 किलोमीटर।
ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि इसमें अगर निकाले तो शहरी क्षेत्रों में कितना बचेगा, मात्र 18,000। ठीक है। राज्य उच्च पथ की लंबाई 4253 किलोमीटर और मुख्य जिला पथ की लंबाई 10,634 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पे पदों नहीं होगा, पथ होगा। ठीक है। राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई। ठीक है। अब देख लेते हैं रेल। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जो नई लाइनें बिछाई गई, जो मुगलसराय से हावड़ा के बीच में बिछाई गई। ठीक है। तो इसी बीच में जो बिहार में क्षेत्र थे, जैसे बक्सर हो गया, आरा हो गया, तो ये सारे क्षेत्रों में कुछ स्टेशन बनाए गए, पटना हो गया। ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जो नई लाइनें बिछाई गई उसमें 7.38% बिहार में लगाई गई। बिहार में ब्रॉड गेज वाली लाइनों का हिस्सा बिहार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार 84% है, जबकि पूरे भारत में 87%, थोड़ा ही कम है। बिहार में रेल मार्ग घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 38 और संपूर्ण भारत के स्तर पर 20 है। प्रति 1000 आबादी पर रेल मार्गों की लंबाई बिहार में मात्र 0.04 किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत में 0.05 किलोमीटर से भी कम है। ठीक है। ये भी लगभग सेम है। अब भारत में रेलवे वर्कशॉप की संपूर्ण सुविधा का विकास 8 फरवरी 1862 को मुंगेर जिला जमालपुर में हुआ। ठीक है। जमालपुर वर्कशॉप मुंगेर में निर्मित प्रथम लोकोमोटिव का नाम है। ठीक है। जो CA 764 लेडी कर्जन, जिसका निर्माण 1891 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। 2003 में भारतीय रेल ने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाया। उस समय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार। किसी बड़ी रेल दुर्घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा देने वाले देश के दूसरे रेल मंत्री हैं नीतीश कुमार। इससे पूर्व इस वजह से इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। विश्व की अब तक की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना जून 1981 में हुई थी। बिहार में मानसी सहरसा रेल खंड पर बदला घाट और घमारा घाट रेलवे स्टेशन के बीच एक सवारी गाड़ी के नदी में गिर जाने के कारण इस घटना में 800 से भी अधिक लोग मारे गए थे 1981 में। ठीक है। तो ये था बिहार के महत्वपूर्ण विद्युत के संयंत्र। ठीक है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।